नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। 2 बज चुके और हम दोनों लेकर आए हैं 2 दनादन। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। शिक्षक नियुक्ति में चिराग पासवान ने लगाया धांधली का आरोप, कहा बैकडोर से एंट्री, पीएम पद की लालसा में डोमिसाइल नीति को हटाया। बेटा में अवैध बालू खनन को लेकर सैकड़ों राउंड फायरिंग, एक गुट ने दूसरे की पोकलिन मशीन भी जलाई। त्योहार में दीपावली से छठ तक ट्रेनों में सीट नहीं तो फ्लाइट का किराया भी आसमान पर, पटना आना दुबई, बैंकॉक और काठमांडू जाने से भी महंगा। ओडिशा की 26वें राज्यपाल के रूप में रघुवर दास ने ली शपथ, गरीब जनता के लिए ओडिशा राजभवन के 24 घंटे खुले रहने का दावा किया। सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर देश कर रहा नमन, पटना में पटेल गोलंबर पर राजकीय समारोह का आयोजन, आरवीआर लेकर और सीएम नीतीश ने लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीतामढ़ी से आपको बड़ी खबर बताएं, कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर को गोली मारी गई है। प्रोफेसर रवि पाठक को गोली मारी गई, चैम्बर में घुसकर गोली मारी गई है। प्रोफेसर की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। निजी नर्सिंग होम में इस वक्त वो इलाजरत है। मौके पर पहुंची एसपी और समेत दूसरे पुलिस अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और पूरी सघनता के साथ इस मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। राधा कृष्ण गोयनका महाविद्यालय की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई जहां पर प्रोफेसर की हालत गंभीर बताई जा रही है। चैम्बर में घुसकर अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही इसका खुलासा नहीं हुआ है। निजी नर्सिंग होम में इलाजरत इस वक्त प्रोफेसर, मौके पर एसपी और तमाम दूसरे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, जांच में और छानबीन में जुट गए हैं। घटना को लेकर इलाके में हड़कंप जरूर मच गया है। कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। राधा कृष्ण गोयनका महाविद्यालय की यह घटना है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर की हत्या करने की कोशिश की गई। इस वक्त वो इलाजरत है। गोली मारकर 3 अपराधी मौके से फरार हो गए। और बड़ी खबर शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को अभी सिर्फ औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही दिया जाएगा। फिलहाल उन्हें स्कूल आवंटित नहीं किए जाएंगे। शिक्षकों को जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा उस पर सिर्फ जिले का नाम अंकित होगा। छठ जो आने वाला है, उस छठ के बाद सभी शिक्षकों की सॉफ्टवेयर के जरिए स्कूलों में पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग के बाद एक बार फिर से शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी और जांच के बाद ही नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भी दिया जाएगा। एक और जरूरी बात भी आपको बता दें कि अगले 6 महीने बाद ही शिक्षकों को अपनी मर्जी के अनुसार तबादला दिया जाएगा। यानी कि 6 महीने तक जो स्कूल उन्हें आवंटित किया जाएगा उसी स्कूल में उन्हें सेवा देनी होगी। 2 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही उन्हें ज्वाइन करना अनिवार्य है। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि नए चयनित अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ उठा सकेंगे। तो शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की तरफ से अच्छी खबर तो आ ही रही है, पर लगातार आरोप भी सरकार के ऊपर लग रहे हैं। इस बार चिराग पासवान ने शिक्षक बहाली को लेकर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने शिक्षक नियुक्ति पर बिहार की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। चिराग ने कहा कि जिस तरह से शिक्षक नियोजन में धांधली की जा रही है और बैकडोर से एंट्री हो रही है, ये बिहार के युवाओं के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी कल सीएम पर शिक्षक बहाली की आड़ में राजनीतिक मकसद साधने का आरोप लगाया था। और अब चिराग पासवान ने बीपीएससी शिक्षक बहाली पर कहा कि इसमें जरूर धांधली हुई है और लेन देन भी हुआ है। चिराग ने कहा कि नीतीश की आकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने और इसीलिए डोमिसाइल नीति को हटाया गया है ताकि वो देश भर में दिखा सके कि हमने बिहार में कितने लोगों को रोजगार दिया है। आपको वो बयान सुनवाते हैं।
तरीके से धांधली इस नियुक्ति में हो रही है। दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट, हर किसी को पता है कि कैसे बैकडोर एंट्री की जा रही है, कैसे बैकडोर चैनल किया जा रहा है। मेरे मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने के वो सपने देख रहे हैं। ऐसे में डोमिसाइल नीति को हटाने का फैसला यकीनन उसी उद्देश्य के साथ किया गया है ताकि वो देश भर में दिखाएं कि देखिए बिहार में हमने इतने लाखों लोगों को देश भर के रोजगार दिया। अगर आपके पास पैरवी है, अगर आपके पास पहुंच है और अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। पर अगर ये तीन चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप लाख काबिल हो। आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे लोगों की भर्ती होती है। संभवतः कई तो उसमें से ऐसे हैं जिनको सिग्नेचर तक करना नहीं आता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और बीजेपी पर इसे लेकर जमकर निशाना साधा है। मधुबनी में प्रशांत किशोर ने कहा कि 25 से 30 सांसदों के लालच में कांग्रेस ने लालू को अपना संगठन बेच दिया। वहीं पीके ने बीजेपी को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि 42 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा ताकि एमपी दिल्ली जाते रहे। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको नीतीश जी से प्रेम था, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि नीतीश के साथ समीकरण बना रहे और हमारे 30-35 एमपी जीत कर जाते रहे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। जब कांग्रेस यहाँ हारी उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचा, अपने संगठन को भी बेच दिया। और कांग्रेस अकेले नहीं है इसमें। यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की। नीतीश के हवाले बिहार में कर दिया, बिहार को कर दिया और ये चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो। मैं इस बात को समझिए, जो भाजपा दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो इस राज्य में सबसे बड़े दल थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, जिम्मेवारी नहीं ली बिहार को सुधारने का। उन्होंने नीतीश जी को बनाया जिनके पास सिर्फ 42 विधायक थे। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको नीतीश से प्रेम था, ऐसा इसलिए किया कि भैया हमारा नीतीश से समीकरण बना रहे और हमारे 30-35 एमपी सांसद जीत कर जाते रहे। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों बेचा बिहार को लालू के हाथ में? इसलिए कि हमारे 20, 25, 30 सांसद दिल्ली में जाते रहे, बिहार की जनता मरती हो तो मरे। अगली खबर अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी हुई। जी हां, 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। बीजेपी शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुट गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। नित्यानंद राय ने सीतामढ़ी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के आने की अपील की। और चलिए अब अगली खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में शराब घोटाला केस में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस भेजा गया है। केजरीवाल से दिल्ली की आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए ये नोटिस भेजा गया। ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया है और इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ की थी। वहीं पंजाब के मोहाली आप विधायक के घर पर छापेमारी की गई। आप विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड की है। लगातार इस मामले में ईडी की तरफ से कार्रवाई जारी है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक बदले की भावना से पूरे देश में ऐसा किया जा रहा है। विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहा ही जा रहा है ना कहीं पॉलिटिकल वेंजेटा दिखता है। जो लोग ऑपोजिशन में हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमको लगता है कि न्यायालय को देखेगा इन सब चीजों को। क्या लगता है कि विपक्षी एकता से कारण ये हो रहा है कि पहले हेमंत सोरेन, अशोक गहलोत और नहीं, तो हम तो बोल ही दिए ना कि परसेप्शन तो ये बन ही रहा है ना कहीं पॉलिटिकल वेंजेटा है। ये तो परसेप्शन देश में बन ही रहा है ना। इसको हम समझते आने वाले समय में न्यायालय देखेगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी से सम्मन किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे
उनका कैसे एक के बाद एक दूसरा मंत्री जेल गया और जेल जाने के बाद बेल भी नहीं हुई। सुनिए उनका बयान। ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश का आरोप है कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है, उनके फोन को टैप किया जा रहा है। अखिलेश का यह भी कहना है कि फोन कंपनी से उनके पास ऑफिशियल मेल भी आई है, जिसमें यह कहा गया है कि उनके फोन में घुसपैठ की जा रही है। कंपनी का यह कहना है कि वो अलर्ट पर है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। सरकार आखिरकार क्या कर रही है, और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए। इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। और मुझे याद है, मैं अभी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। खबर दानापुर से, जहां सोन नदी में बालू खनन को लेकर खूनी संघर्ष नहीं रुक रहा। अवैध बालू खनन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में बालू माफियाओं के दो गिरोह के बीच सोन नदी में सैकड़ों राउंड गोलीबारी हुई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। और इस गोलीबारी में एक गुट ने दूसरे गुट के पोकलेन मशीन को जला ही दिया। करीब 6 पोकलेन मशीनों को बेटा के पथलौटिया घाट के पास जलाकर राख कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि घटना होने के बावजूद पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वहीं गोलीबारी के बाद आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं। दनादन बुलेटिन की अगली खबर देवघर से, और देवघर में आज लगातार दूसरे दिन इनकम टैक्स की तरफ से छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स की टीम देवघर में 10 से ज्यादा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। ये छापेमारी चारूशीला ट्रस्ट की जमीन खरीद बिक्री के मामले में की जा रही है। हालांकि अब तक इनकम टैक्स के अधिकारी की ओर से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या कुछ है। दरअसल मामला चारूशीला ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपियों पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगा है। राजनारायण खवाड़े, संजय आनंद झा, रियल एस्टेट कारोबारी संजय मालवीय इसमें मुख्य आरोपी हैं। अस्पताल संचालक ब्रजेश राय भी निशाने पर हैं। आयकर विभाग की टीम सोमवार से ही इनके ठिकानों पर लगातार रेड कर रही है। और अगली खबर के लिए रुख करेंगे हम सिवान का, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की शराब को जब्त किया है। 2 ट्रकों से 677 कार्टन शराब की बरामद की हुई। उत्पाद विभाग ने पहली ट्रक को गुटनी से तो दूसरे ट्रक को बसंतपुर थाना इलाके से पकड़ा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब की बड़ी खेप को सिवान के रास्ते लाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जुटी हुई है। वहीं बांका में भी शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है, जहां सीमेंट की बोरियों की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने बौंसी के भलजोड़ चेकपोस्ट पर 25 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस ने ट्रक से 286 कार्टन शराब जब्त कर ली और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। शराब की खेप बंगाल की दुर्गापुर से मुजफ्फरपुर की ओर ले जाई जा रही थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर पुलिस ने बीते 21 अक्टूबर को पटोरी थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी में हुई दिनदहाड़े लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को धर दबोचा। और गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट की वारदात के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार और 85
100 रुपए बरामद कर लिए गए। पुलिस की माने तो इस लूट में जिले के टॉप 20 अपराधियों की सूची में शामिल यानी कि राजू कुमार उर्फ लादेन भी शामिल था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। और अब बात देश के लौह पुरुष की। देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सरदार पटेल की प्रतिमा पर आसमान से फूलों की बारिश की गई। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड हुई। सबसे पहले अलग अलग राज्यों की पुलिस ने हिस्सा लिया और इसके बाद सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी परेड में शामिल हुई। वहीं सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स ने अद्भुत प्रदर्शन किया और बाइक पर स्टंट दिखाए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। सुनिए उनका बयान। और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली में एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुबह सबसे पहले अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही हरी झंडे दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण काम किया है और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।